शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की न्यूज़पेपर की। हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में मैप हमारा चल रहा है भारत का अपवाह तंत्र। इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम मैप के माध्यम से समझ रहे हैं। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में हमने देखा सिंधु नदी तंत्र को, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ। ठीक है, कौन कौन सी रिवर हैं जो अपने पानी को अरब सागर में गिराती हैं, कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। बहुत सारी विशेषताओं के साथ हम आगे बढ़ते हुए अब गंगा नदी तंत्र के बारे में देख रहे हैं। गंगा रिवर सिस्टम पूरे इंडिया में फैला हुआ है। इसके अलावा तिब्बत जो कि अभी चाइना में आता है, नेपाल, बांग्लादेश, ये लार्जेस्ट रिवर बेसिन माना जाता है हमारे देश में। और 1/4 देश का जो 1/4 हिस्सा है उसको ये कवर करता है। बहुत सारे राज्यों से होकर के ये नदी गुजरती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल। हम इस रिवर बेसिन की बात कर रहे हैं कि इसका जो रिवर बेसिन है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली में यहाँ पर ये इसका रिवर बेसिन पूरा फैला हुआ है। इस मैप के माध्यम से हम देखेंगे कि गंगा की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ थीं उनके बारे में भी कुछ बेसिक जानकारी हम एक दिन पहले मैप में देखे थे। जैसे कि बात यदि हम करें यमुना रिवर की, यमुना रिवर गंगा की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना निकली है यमुनोत्तर हिमानी से, हिमनद से निकली है, जो हिमालय में बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की हाइट पर स्थित है। ये कहाँ पर जाकर के मिलती है, तो इसका संगम होता है इलाहाबाद, प्रयागराज। गंगा और यमुना यहाँ पर आकर के आपस में मिलती हैं। इसके अलावा हमने चंबल नदी के बारे में देखा था। चंबल के बाद हम देखने वाले हैं गंडक रिवर। तो गंडक को भी हम देख चुके थे कि ये नेपाल से होते हुए कहाँ पर यूपी के एरिया में बहती है और पटना के किनारे जाकर के गंगा रिवर से मिल जाती है। गंडक के बाद हम देखेंगे घाघरा रिवर को। घाघरा रिवर कहाँ पर है, ये गंडक है और इसके पास से आप देखेंगे ये है घाघरा रिवर। घाघरा रिवर भी देख रहे हैं, इसकी दो धाराएं हैं, एक ये है और दूसरी जो है वो नेपाल के आगे तरफ में, मतलब नेपाल के आगे अपना जो हिमाचल वाला एरिया हो गया। तो घाघरा जो नदी है माप चांचुगो हिमनद से निकली है और तिला, सेती और बेरी इसकी सहायक नदियों का जल ग्रहण करने के बाद ये सीसा पानी में एक गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, फिर पर्वत से बाहर निकल जाएगी। शारदा नदी, जिसको काली या फिर काली गंगा के नाम से इसको जाने जाते हैं, इससे मैदान में आकर मिलती है और अंततः छपरा में ये गंगा नदी में विलीन हो जाती है। ये जो जगह है यहाँ पर छपरा, यहाँ पर मिलती है गंगा रिवर से ये घाघरा, छपरा में मिलती है, यह हमें ध्यान रखना है। वहीं यदि हम कोसी की बात करें तो कोसी को हम पहले भी देखे थे। ये जो कोसी रिवर है बिहार का शोक के नाम से इसको जाना जाता है। बिहार का शोक क्यों कहते हैं, क्योंकि इतनी हाइट से जब ये आती है ना तो कंटिन्यू नहीं अपनी दिशा बदलते रहती। दिशा तो बदलते ही अपने साथ में ये जो कंकड़ पत्थर बहा कर ले कर आती है वो रास्ते में इसके जमा होते जाता है। रास्ते में जब जमा होते जाएगा तो जो जो पानी का लेवल है, आप देखिए पानी का लेवल कैसे फिर फटाक से बढ़ने वाला है। मतलब इसकी जो गहराई है कम होते जाती है। जब गहराई कम होते जाएगी किसी भी नदी की तो जाहिर सी बात है बाढ़ आना ही है, इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी जो नदी है पूरब दिशा में पड़ती है, इसका सोर्स है तिब्बत में माउंट एवरेस्ट। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट से ये कोसी रिवर निकली है, यहाँ पर देखिए तिब्बत से निकली है और बिहार होते हुए ये गंगा रिवर में जाकर के मिल जाती है। इसकी एक मुख्य धारा है अरुण। नेपाल में मध्य हिमालय को पार करने के बाद इसमें पश्चिम से सोन कोसी और पूर्व से तमुर कोसी मिलती है। इसकी सहायक नदियों के नाम हम आपको यहाँ पर बताए हैं। और अरुण नदी से ये जब मिलती है तो इसको सप्त कोसी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गंगा की जो नेक्स्ट सहायक नदी है वो है रामगंगा रिवर।
ये जो एरिया आप देख रहे हैं नेपाल, नेपाल के ऊपर उत्तराखंड, उत्तराखंड के ऊपर हिमाचल प्रदेश। तो रामगंगा नदी गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियों से निकलने वाली एक छोटी नदी है। ये शिवालिक हिमालय को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण पश्चिम की तरफ कर लेती है, मतलब साउथ, और इधर पश्चिम की तरफ जाने लगती है। यदि इसको हम जूम करते हैं तो उतना ज़्यादा तो क्लियर यहाँ पर ये दिखाई नहीं देती है। ये इसको थोड़ा सा देखते हैं। ये है रामगंगा रिवर, ये देखिए इस प्रकार से ये होते हुए शेरकोट एक जगह है, ऊपर चलते जाएंगे तो देखिए शिवालिक को पार करने के बाद ये अपना मार्ग दक्षिण और पश्चिम की तरफ कर लेती है। यूपी में नजीबाबाद के निकट मैदान में ये एंटर करती है और लास्ट में कन्नौज के निकट ये गंगा नदी में जा कर के मिलती है। तो आप ये जो पैरेलल में देख रहे हैं गंगा रिवर चल रही है, और ये हो गई हमारी रामगंगा। तो ये साउथ की तरफ जाएगी और दूसरा अपनी डायरेक्शन को इधर भी करेगी, पश्चिम की तरफ भी जाएगी, तब जा कर के एक कहाँ पर कन्नौज में जा कर के गंगा रिवर से मिलती है। इसके बाद सीधे चलते हैं हम पीआईबी और देख लेते हैं पीआईबी की पहली न्यूज़ को। तो फर्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे 9वें नंबर की जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन किया है, इसके साथ साथ में आरोग्य एक्सपो 2022 का भी उद्घाटन गोवा में चालू हो गया है। 9वें नंबर की विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में चालू हो गया है। इसका उद्देश्य है आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना है, इसके भविष्य की कल्पना करना है, और आयुर्वेद व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जो पेशेवर हैं और जो उपभोक्ता है, मतलब जो कंपनियां हैं और जो ग्राहक हैं, उनके बीच में बातचीत की सुविधा, नेटवर्किंग, ज्ञान का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच तैयार करना। तो हमारे देश में यदि हम आयुष की बात करें, इसमें आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी की बात करें, इसमें ये सारे लोग शामिल हो जाते हैं। तो इसका जो मार्केट है 2014 में $3 बिलियन था, आज के टाइम में ये $18 बिलियन से भी ज़्यादा का हो गया है, जिसमें 6 गुना अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2014 से 20 के दौरान में आयुष उद्योग में साल दर साल 17% की वृद्धि हुई है, जबकि आयुर्वेद का जो मार्केट है 2021 से 2026 तक 15% और भी ज़्यादा बढ़ने का अनुमान है। 9वें नंबर का जो आयोजन किया गया था, इसका उद्देश्य है कि वर्ल्ड लेवल पर चिकित्सा की जो आयुर्वेद प्रणाली है उसकी कितनी प्रभावकारिता है, कितनी उसकी पावर है, इसको प्रदर्शित करना है। 9वें नंबर की जो विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो था, इसमें 53 कंट्री के 400 विदेशी प्रतिनिधि सहित दुनिया भर के 4500 से ज़्यादा प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इसमें 215 से ज़्यादा कंपनियां आई हैं। आयुर्वेद ब्रांड, दवा निर्माता, आयुर्वेद से संबंधित शैक्षिक और अनुसंधान विकास संस्थान इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये बात आई है कि इसमें नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या क्या बात कही गई है। यहाँ यदि हम हमारे काम के हिसाब से देखें ना, तो आयुर्वेद से जुड़े संस्थान को बढ़ावा देने के लिए गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। तो यहाँ एक पॉइंट ये निकल के आता है कि सरकार आयुर्वेद के लिए कौन कौन से काम कर रही है। इसी का ये रिजल्ट निकला है कि आज जामनगर में WHO की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया है। ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO की तरफ से हमारे कौन से राज्य में कौन सी जगह पर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खोला गया, और ये काम आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए ही किया जा रहा है। इसके साथ साथ में हमने हमारी देश की सरकार में एक अलग से मंत्रालय बना दिया जिसका नाम है आयुष मंत्रालय, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आया और विश्वास भी बढ़ा है। मतलब जैसा एम्स है ठीक वैसे ही, तो जैसे हमने एम्स खोले हैं उसी प्रकार से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खोल रहे हैं। इसी साल ग्लोबल आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी किया गया, जिसमें भारत के प्रयासों की तारीफ WHO ने भी करी थी। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
की पहल भी भारत की तरफ से करी गई थी। आज पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर इसको सेलिब्रेट करती है। देखिए, आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतना ही ये आवश्यक होने वाला है। अब देखिए, आयुर्वेद से संबंधित एक बात यह है, हम आयुर्वेदिक इलाज क्यों नहीं करवाते हैं? क्योंकि सबको पता है, गोली खाते रहो, साल भर खाते रहो, 6 महीने तक खाते रहो। लेकिन एक खास बात यह है, बीमारी को यदि जड़ से मिटाना है और उस गोली दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, इसके लिए तो आयुर्वेदिक इलाज ही सबसे बेहतरीन होता है। धीरे धीरे करके असर करती है, लेकिन बीमारी को ख़त्म ज़रूर कर देती है। दूसरी बात यह है, आयुर्वेद को लेकर के उतना ज़्यादा रिसर्च हमारे यहाँ पर नहीं हो पाया है कि हम इसका यूज़ करेंगे तो पार्टिकुलरली हम ठीक हो ही जाएंगे। मतलब हम सर्टिफिकेशन के मामले में बहुत पीछे छूट गए हैं। आज हमें डेटा बेस्ड एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो हमारे शोध हैं, जो जर्नल्स है, पत्रिकाएं हैं, उन सब को एक साथ लाकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना, तब जाकर के आयुर्वेद आगे बढ़ पाएगा। तो भारत ने इसमें काम भी करा है। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डाटा की यदि हम बात करें तो एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है, सरकार की तरफ से एक वेबसाइट बनाई गई है। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो देखेंगे 40,000 रिसर्च स्टडीज का डाटा मौजूद है। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान भी हमने इससे संबंधित, आयुर्वेद से संबंधित स्टडीज़ किया था। इसी को हमने आगे बढ़ाते हुए नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने में भी काम किया है। इसके साथ साथ में एम्स में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन जैसे संस्थानों में भी योग और आयुर्वेद से जुड़ी कई सारी महत्वपूर्ण रिसर्च होते रहती। मतलब हमारा जो एक तरफ हॉस्पिटल है, उसी में हमने एक डिपार्टमेंट बना दिए हैं, क्या चीज़, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन, ताकि आयुर्वेद से जुड़ी कई सारी जो रिसर्च है वो हो सके और उसके लाभ को हम समझ सके, कैसे करके हम अपने देश के नागरिकों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा कई सारी जो बड़ी बड़ी पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वर्ल्ड लेवल पे, जैसे जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी जर्नल जैसी जो पत्रिकाएं हैं, इसमें कई सारे रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। तो ये सारे प्रमाण बताए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के द्वारा कि कौन कौन से काम हमने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किया है। एक बात हमें और ध्यान रखना है कि नरेंद्र मोदी, पिछले पेपर को यदि हम उठा करके देखें तो नरेंद्र मोदी जहाँ जहाँ गए, किसी चीज़ का यदि उन्होंने उद्घाटन किया है, अनावरण किया है, तो उससे संबंधित क्वेश्चन जरूर आए हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आयुर्वेद के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस किया गया है, इतने सारी बातें यहाँ पर इम्पोर्टेंट बताई गई हैं, तो ये हमारे लिए काफ़ी काम की चीज़ है। इसको हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। मेंस के हिसाब से देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि भारत सरकार कौन कौन से कदम उठा रही है आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, आयुर्वेद के क्षेत्र में किस प्रकार से रोजगार के अवसर हैं, आयुर्वेद का जो व्यापार है कितना हो गया है, कितना बढ़ने वाला है, ये सारी बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि रोजगार देने की बात करें तो आयुर्वेद के क्षेत्र में लगभग 40,000 एमएसएमई काम कर रही हैं, लघु उद्योग काम कर रहे हैं और अपने प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। कई सारे विविध इनिशिएटिव ये चलाए जा रहे हैं हमारी सरकार की तरफ से, इनसे लोकल इकोनॉमी काफ़ी बढ़ रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। आज ये इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के पास पहुंच रही, मतलब 7 से 8 सालों में 7 गुना ग्रोथ हुई है। इसमें आप समझ सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रही है। आने वाले टाइम में इसका ग्लोबल मार्केट में और भी बड़ा विस्तार होना है, और जो ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट है, स्पाइसेस मतलब जो मसाले होते हैं, वो भी 120 बिलियन डॉलर, मतलब करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपया के आसपास है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो है सुब्रमण्यम भारती से संबंधित है। सुब्रमण्यम भारती डेट ऑफ बर्थ बताई जा रही 11 दिसंबर 1882 और 11 सितंबर 1921, इनका टाइम पीरियड बताया गया।
इनको महाकवि भरतियार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय तमिल भाषा में सृजन करने वाले भारत के महान कवियों में इनकी गिनती होती है। इन्होंने जो देश प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी हैं, इनके नाम पर ही आपको भारती के नाम से बुलाया जाता, मतलब देश प्रेम से संबंधित इनकी रचनाएं ज़्यादा हैं। इनका जन्म हुआ था 11 दिसंबर 1882 को तमिलनाडु के इट्टियारपुरम में। ठीक है, यदि सुब्रमण्यम भारती के बारे में पूछा जाता है इनका संबंध किस स्टेट से है, तो आप बता सकते हैं तमिलनाडु के इट्टियापुरम नामक गांव में हुआ था। तो जब ये 5 साल के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया। इसके बाद शीघ्र ही पिता की भी डेथ हो गई। 11 साल की आयु में उन्हें एक कवि सम्मेलन में बुलाया गया, जहां उनकी प्रतिभा को देखते हुए सम्मानित किया गया था। फिर 11 साल में इनकी शादी हो गई थी, तो वे अपनी बाल्यावस्था में अपनी बुआ के पास वाराणसी चले गए। वाराणसी में फिर इनका परिचय हुआ था अध्यात्म से, राष्ट्रवाद से। यहाँ उन्होंने इसका संगीत का भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ये जाने जाते हैं स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए। ये उनकी देशभक्ति की रचनाओं का ही प्रभाव था कि दक्षिण भारत में जनसाधारण आज़ादी की लड़ाई में कूदने की प्रेरित हो गया था। ये हिंदी, बंगाली, संस्कृत, अंग्रेजी कई सारी भाषाओं के जानकार थे और तमिल उनकी सबसे मुख्य और प्रिय भाषा थी। भारती का गद्य और पद्य दोनों पर समान अधिकार रहा था। वहीं हम बात करें समाचार पत्र के प्रकाशन की और उनके संपादन से, तो देखिए तमिल में जो दैनिक पत्र चलता था स्वदेश मित्रम, तमिल में एक साप्ताहिक पत्रिका चलती थी इंडिया, और अंग्रेजी साप्ताहिक बाला भारतम, ये सारी चीज़ शामिल है। और इन्होंने अपने जो समाचार पत्र थे व्यंग्यात्मक राजनीतिक कार्टून ज़्यादा प्रकाशित किए थे। अब आप समझ सकते हैं जब कार्टून प्रकाशित किए जाते हैं तो कितनी तीखी आलोचना की करी जाती है, कितनी बुरी तरह से सरकार की आलोचना उसमें की जाती है। देखिए, एक अधिवेशन 1905 में हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन। इसमें सुप्रसिद्ध गायिका सरला देवी ने जब बंकिम चंद्र का वंदे मातरम गाया था तो उस टाइम में ये भी गए हुए थे। तभी से बंकिम चंद्र का वंदे मातरम भारती का प्रिय गाना बन गया था। मद्रास से जब लौटे तो इस गीत का तमिल में इन्होंने अनुवाद करा, जो आगे चलकर तमिलनाडु के घर घर में गूंज उठा था। इनकी यदि रचनाओं की हम बात करें तो लगभग 400 रचनाएं इन्होंने रचित की हैं। और 1918 में पुडुचेरी से ब्रिटिश भारत में लौटने पर इनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। कब? 1918। कुछ दिन जेल में रखे, फिर स्वास्थ्य खराब होने लगा। 11 सितंबर 1921 को मद्रास में इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की नेवी से संबंधित एक रिलेशन है, मतलब भारत और इंडिया के रिलेशन को ये न्यूज़ बताती है। 39वें नंबर का एडिशन हुआ है इंडिया इंडोनेशियन कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का। 39वें नंबर का एडिशन किसका? इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, शॉर्टकट में IND और इंडो कॉर्पेट के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें शामिल थी इंडिया की नेवी और इंडोनेशियन नेवी। इसका टाइम पीरियड रखा गया था 8 से लेकर के 19 दिसंबर 2022। इंडियन नवल शिप, जिसको शॉर्टकट में INS कारमुक कहा जाता है, कारमुक, ये एक इंडिजिनियसली बिल्ड मिसाइल कॉर्वेट है जिसने पार्टिसिपेट किया था प्री डिप्लॉयमेंट, कहाँ पर? बेलावान में, इंडोनेशिया में। ये जो कॉर्पेट है, मतलब ये जो एक्सरसाइज आप इसको कह सकते हैं, विल बी एग्जीक्यूटेड अलोंग इंटरनेशनल मैरीन बाउंड्री लाइन। इसको हमने कहाँ पर आयोजन किया रहा था? जो इंटरनेशनल मैरीन बाउंड्री लाइन है वहाँ पर, IMBL। कब से कब तक? 15 से लेकर के 16 दिसंबर में इसका आयोजन किया जाएगा। विल कंक्लूड विथ ए डिब्रीफ ऑफ पोर्ट ब्लेयर। ठीक, कहाँ पर समाप्त हो जाएगी ये? पोर्ट ब्लेयर में जाकर के समाप्त हो जाएगी। तो INS कारमुक, इसके साथ साथ में L-58, ये इंडिजिनियसली बिल्ड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी वेसल है, और डॉर्नियर मैरीटाइम पेट्रोल एरोक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे कॉर्पेट में। इंडोनेशिया की तरफ से यदि हम बात करें तो कैप्टन पट्टीमुरा क्लास कॉर्वेट, ये जहाज़ इनकी तरफ से, इंडोनेशिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करेगा।
एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन सागर, इंडिया का विजन है सागर, सागर मतलब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इंडिया नेवी का क्या है, प्रोएक्टिवली इंगेज कर रही है विथ इंडियन ओशियन रीजन वाले एरिया में जो जो देश आते हैं उनके साथ में, ताकि इन्हेंस किया जा सके मैरीटाइम सिक्योरिटी इस क्षेत्र में। इसके साथ साथ में इंडो और इंडोनेशिया जो है कंटिन्यू इसको जो कॉर्पोरेट एक्सरसाइज है 2 बार आयोजित करते हैं 2002 से ही, एक साल में 2 बार इनका आयोजन किया जाता है। यहाँ पर एक उद्देश्य रखा गया है इस एक्सरसाइज को आयोजित करने का, विद ए पार्ट ऑफ IOR सेफ, जो इंडियन ओशियन रीजन है वो सुरक्षित रहे, सिक्योर रहे, कमेरिकल शिपिंग, जहाज व्यापारिक जो जहाज है उनका आना जाना बढ़िया तरीके से हो, इंटरनेशनल ट्रेड बना रहे, कंडक्ट ऑफ लेजिटिमेट मैरीटाइम एक्टिविटीज़। इसके अलावा बहुत सारे फायदे होने वाले हैं इससे, जैसे कि जो इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग होती है उसको रोकना, ड्रग की ट्रैफिकिंग रोकना, मैरीटाइम टेररिज्म को रोकना, इसके अलावा आर्म की जो रॉबरी होती है, लूटपाट होती है, और पायरेसी इसको भी रोकने का काम किया जाता है। मतलब जो समुद्री लुटेरे वगैरह होते हैं ना, माल लूट लेते हैं, उन सारी घटनाओं को रोकना भी इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य है। इसके बाद पहली खबर हम देखने वाले हैं द हिंदू से। तो द हिंदू की पहली खबर आई है आसियान से संबंधित। इंडिया की तरफ से क्या कहना है कि एडॉप्ट करिए आसियान कंसेंसस ऑन म्यांमार, मतलब कि म्यांमार के ऊपर आसियान में सहमति बनाने को लेकर के इंडिया की तरफ से बात कही गई है। आसियान की हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति हुई थी 1967 के आसियान वाले घोषणा पत्र में, जिसको हम बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें जो संस्थापक राष्ट्र थे उन्होंने सिग्नेचर करा था, तभी से आसियान की स्थापना हुई थी। आसियान के संस्थापक देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। तो 1990 के दशक में 1975 में वियतनाम युद्ध हुआ, और इसके लास्ट में, इसके बाद 1991 में जो शीत युद्ध चालू हुआ था, इसके साथ ही क्षेत्र में जो बदलती परिस्थिति हैं इसके साथ में इसकी सदस्यता दुगनी होते चली गई थी। जैसे ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, अब इसमें म्यांमार भी शामिल है। कौन सा देश शामिल है? म्यांमार शामिल, इसलिए इसका मुद्दा हमेशा इसमें हाईलाइट रहता है। आसियान समुदाय में 3 स्तंभ शामिल किए गए हैं। पहली राजनीतिक सुरक्षा, दूसरी आर्थिक, और तीसरी सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय इसमें मेनली शामिल किए गए हैं। अब इसमें न्यूज़ में क्या बात कही गई है इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया ने क्या कहा है कि आसियान को एक आम सहमति बनाना चाहिए म्यांमार के ऊपर। इंडिया इसके साथ साथ में अदर जो कंट्रीज़ हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए आसियान की पॉलिसी के ऊपर ऑन म्यांमार, रेदर देन टेकिंग ए डिफरेंट पैथ, इंडोनेशियन फॉरेन मिनिस्टर रेंटेनो मरसुदी ने कहा था। उनका कहना है इंडिया और भी जो कंट्रीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको फॉलो करना है आसियान की पॉलिसी, वो जो भी म्यांमार के ऊपर बना रहे हैं। ठीक है, आपको एक अलग से रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं है। तो इंडिया का जो डिसीजन है कि हम इंगेज करेंगे म्यांमार मिलिट्री गवर्नमेंट के साथ में, दैट केम टू पावर इन फरवरी 2021 आफ्टर डिपोजिंग इलेक्टेड नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट एंड जेलिंग थाउजेंड ऑफ लीडर्स। इसमें इंक्लूड थे आंग सान सू की एंड मरसुदी का कहना है दैट इट कुड मेक एफोर्ट ऑफ 10 मेंबर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन टुवर्ड डेमोक्रेसी लेस इफेक्टिव। इसके बाद हम चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो एक जो एडिटोरियल हम वो देखने वाले हैं वो आया है पेरू से संबंधित। ठीक है, साइकिल ऑफ क्राइसिस, किस प्रकार से यहाँ पर क्राइसिस का जो साइकिल है कंटिन्यू चलते रहा है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का जो क्लैसेस है ना, ये बैड सिग्नेचर है पेरू की डेमोक्रेसी के लिए। जबकि पेड्रो कोस्टुलो इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट ऑफ पेरू लास्ट ईयर, उन्होंने प्रॉमिस किया था वोटर को कि हम एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आएंगे। विथ 4 प्रेसिडेंट इन द पास्ट 5 ईयर,
पिछले 5 साल में 4 प्रेसिडेंट यहाँ पर हो चुके हैं। देयर वर वाइड स्प्रेड करप्शन एलिगेशन, हर जगह करप्शन के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ साथ में जो एंगर है पूरे देश में अगेंस्ट द रूलिंग एलाइट्स वो बढ़ते जा रहा है। अनएम्प्लॉय यहाँ पर बढ़ते जा रहा है और पॉवर्टी यहाँ पर राइज होते जा रही है। मिस्टर कैस्टिलो एक फॉर्मर स्कूल टीचर थे, लैकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, इनके पास में प्रशासन से संबंधित ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि ये स्कूल टीचर थे। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वादा किया था कि हम फिक्स कर देंगे द क्रॉनिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एंड फाइट करेंगे करप्शन से, बट इन लेस देन 2 ईयर्स, लेकिन 2 साल से कम साल में ही जो सोशलिस्ट मीटिंग है विद द सेम फेट एज इट्स इमीडिएट प्रीडेसर्स इम्पीचमेंट बाय कांग्रेस, मतलब कि यहाँ पर बताया जा रहा है लेकिन 2 साल से भी कम समय में समाजवादी को उसी भाग्य का सामना करना पड़ रहा है जो उनके पुराने लोगों ने फेस किए थे। किस चीज़ का? कांग्रेस के द्वारा महाभियोग। तो उनके निष्कासन के बजाय एक राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना पेरू में कोई नई बात नहीं है क्योंकि ये सब चीज़ें वहाँ पर चलती ही आ रही हैं। ही आल्सो फेस्ड एलिगेशन ऑफ करप्शन एंड रनिंग ए क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं करप्शन के, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के, दैट जो कि फ़ायदा पहुंचाता है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को, मतलब कि गवर्नमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट निकाल रही है तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसको देंगे? अपनी जान पहचान वाले को दे दिए। लेकिन उन्होंने इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर दिया है, इन एलिगेशन को, आरोप को, बाय सेइंग ओल्ड पॉलिटिकल इलाइट्स वांटेड टू टेक बैक पावर। उनका कहना है जो पुराने लोग हैं ना वो मेरे को सत्ता से हटाना चाहते हैं। हिज इनएबिलिटी टू मोबिलाइज पब्लिक एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट ओनली इम्बोल्डेंड हिज राइवल्स। तो आप ये देख रहे हैं जो पब्लिक है और जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो इसको उतना ज़्यादा मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। इसी के चलते चलते उनके जो राइवल्स हैं वो क्या कर दे रहे हैं? प्रतिद्वंदियों को उकसाते जा रहे हैं। सांसदों ने उन्हें संविधान में एक खंड का आह्वान करते हुए 2 बार महाभियोग लगाने की कोशिश करी थी जो कि स्थायी नैतिक अक्षमता के लिए राष्ट्रपतियों को बर्खास्त करने की अनुमति देता है। फॉर परमानेंट मोरल इनकैपेसिटी, मतलब कई बार उनको जो है यहाँ से हटाने के लिए महाभियोग लगाया जा चुका है। इसके बाद कहानी बताई जाती है कि पुराने हिस्ट्री में क्या हुआ था। हिस्ट्री बताई जाती है 1992 की। प्रेसिडेंट अल्बर्टो फुजीमोरो, आज के टाइम में वो जेल में बंद है। इन्होंने शट डाउन कर दिया था पेरू की कांग्रेस को एंड सस्पेंड कर दिया था इसके कॉन्स्टिट्यूशन को एंड वेंट ऑन टू रूल एज ए डिक्टेटर टिल 2000। 1992 से लेकर के सन 2000 तक ये जो फुजीमोरी हैं वो डिक्टेटर तानाशाही के रूप में काम करते रहे थे। मिस्टर कोस्टिलो ने अनाउंस करा था कि हम डिसोल्यूशन कर देंगे कांग्रेस को, 7 दिसंबर को भंग करने की बात करी थी। ए फ्यू हावर्स अहेड ऑफ शेड्यूल्ड इम्पीचमेंट ऑफ वोट, मतलब वोट के लिए जो भाषण दिया गया था उसके उसी टाइम या फिर उसके आगे पीछे में ये बात निकल कर सामने आई थी। इम्पीचमेंट मतलब होता है महाभियोग या फिर दोषारोपण। ही वांटेड टू कन्वेन ए न्यू कांग्रेस, वो चाहते थे कि हम एक नई कांग्रेस लेकर के आएंगे एंड रीराइट द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम फिर से जो है संविधान को लिखेंगे। देखिए, लेकिन जैसे कि फुजीमोरो की प्लानिंग की बात करें, मिस्टर कोस्लोस कोलैप्स्ड एज मिलिट्री, वो ऐसे जैसे कि वहाँ की मिलिट्री कोलैप्स हुई वैसे ही इनका भी कोलैप्सन चालू हो गया। द पुलिस एंड इवन एड्स केम आउट अगेंस्ट हिम, तो बहुत सारे ऐसी बातें हुई थी जो कि उनके अगेंस्ट में आने लगी थी। अगला जो एडिटोरियल देखने वाले हैं वो इंडिया और चाइना की रिलेशन को बताता है। द रोल ऑफ द चाइना टेस्ट इन इंडियाज ग्रैंड स्ट्रेटजी, इंडिया की जो ग्रैंड स्ट्रेटजी है उसमें चाइना का जो चाइना टेस्ट है उसका क्या रोल हो सकता है, उसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा गया है। यदि हम बात करें प्रिंसिपल
कॉन्ट्राडिक्शंस की। तो ये डिटरमाइन करता है क्या, स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़ को, कि हमारी नई दिल्ली की स्ट्रेटजिक प्रायोरिटीज़ कौन कौन सी होने वाली। तो आखिर इसका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है विरोधाभास, वो आखिर है क्या चीज़। एक प्रमुख विरोधाभास की जो अवधारणा है, मतलब जो किसी व्यक्ति या फिर संगठन के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है और इसके भविष्य के विकल्पों और परिणामों को आकार देने की एक पावर होती है, निर्णय लेने को अनुकूलित करने और प्राथमिकता देने का एक उपयोगी तरीका है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन की यदि हम बात करें, एक पावर है, पावर टू शेप इट्स फ्यूचर चॉइसेस। हमारे इंडिया के पास कितनी पावर है कि उसकी जो फ्यूचर की चॉइस है वो उसको आकृति दे सके। इसके अलावा जो आउटकम्स होना है उसमें कॉन्सिक्वेंट मतलब सहमति बना सके। ये एक यूजफुल मेथड मानी जाती है ऑप्टिमाइजिंग एंड प्रायोरिटाइजिंग स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। हमारे जो स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग है उसको प्राथमिकता देने में, इसके साथ साथ में उसको ऑप्टिमाइज करने में ये जो प्रिंसिपल कॉन्ट्राडिक्शन है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्या जो इंडियन पॉलिसी मेकर हैं वो इसको आर्टिकुलेट कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है। चाइना जो है कॉन्टेम्प्ररी इंडिया का प्रिंसिपल स्ट्रेटजिक कॉन्ट्रडिक्शन है। हमारा सबसे बड़ा जो विरोधाभास है वो कौन है, चाइना है हमारे सामने। एवरी अदर चैलेंज, इसके अलावा भी कुछ चैलेंजेस हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंटरनल इंसर्जेंसीज हो एंड डिफ़िकल्टीज इन रिलेशन विद इट्स नेबर। हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ में हम अपने रिलेशन को अच्छे नहीं कर पा रहे हैं, फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन। बाकी सारी चीज़ें जो है सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन के अंतर्गत आ गई हैं। जब भी आप कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, कोई भी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, रिलेशनशिप स्थापित कर रहे हैं, तो उसके समय आप ये ध्यान रखिए कि क्या ये जो चीज़ है वो हेल्प करेगी हमें, डील कर सकेंगे हम चाइना के चैलेंज को या फिर नहीं कर पाएंगे। तो जो डिसीजन मेकर्स को ज़रूर देखना चाहिए व्यू ऑफ डिसीजन डेवलपमेंट रिलेशनशिप इन द लाइट ऑफ दिस आंसर। इस आंसर को सबसे पहले आप हाँ या नहीं में जवाब करिए, उसके बाद कोई भी पॉलिसी या फिर डेवलपमेंट के काम को चालू करिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि जो सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है और दैट दे डू नॉट ऐड टू प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन, और ये जो है प्राइमरी कॉन्ट्राडिक्शन में बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो चाइना टेस्ट है ना, ये हमें हेल्प करेगा हमें प्रायोरिटी देने में, स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग में इन द लॉन्गर रन, लंबे समय के लिए। इसको हमने जो है अलग अलग टाइप से डिवाइड कर लिया है और इसका अध्ययन करने की कोशिश करी है। देखिए, चीन की टेस्टिंग, मतलब हम जो पॉलिसी बना रहे हैं उसमें चीन को ध्यान में रखते हुए हमें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हमें एक आकलन करना है कि कैसे करके हमारा जो डिसीजन है या फिर एक विशिष्ट क्षेत्रीय विकास चीनी क्षेत्रीय रणनीति या फिर हित के साथ में मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा। सबसे पहले जो चाइनीज़ रीजनल स्ट्रेटजी है, चाइना का जो इंटरेस्ट है उसके साथ में मेल खाना चाहिए। सेकंड नंबर की बात यह है, हमें एक अंदाज़ा लगाना है कि इंडिया का जो डिसीजन है या फिर एक सर्टन जो रीजनल डेवलपमेंट है वुड रिक्वायर इंडिया टू मेक मॉडिफिकेशन। क्या इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है एट द लेवल ऑफ सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, और मतलब सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से हमारे जो निर्णय हैं उसमें हमें बदलाव करना। और सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन क्या है ये हम शुरू में ही देख लिए थे, जैसे कि पाकिस्तान, हमारे देश में इंटरनल इंसर्जेंसीज चलती हैं, हमारे जो नेबरहुड हैं उनके साथ रिलेशन बनाने में हमें कठिनाई जाती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सेकेंडरी कॉन्ट्राडिक्शन के अंतर्गत में आ जाती हैं। वहीं हम थर्ड नंबर की बात करें तो हमें ये असेसमेंट भी लगाना है, मतलब हमें ये भी अंदाज़ा लगाना है वेदर दिस वुड रिक्वायर एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। क्या आंतरिक रूप से पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है।
ये सारी बात आप ध्यान रखिए, और जब भी आप कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो चाइना कैसी पॉलिसी बनाता है, उससे ये मेल खा रही है कि नहीं खा रही है, तब ध्यान में ये सारी हमें रखना है। यहाँ पर इंडिया और यूएस के रिलेशन को बात बताया जाता है कि न्यू दिल्ली के पास में एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ में, विच इज़ इंक्रीजिंगली गेटिंग नॉर्मलाइज्ड एंड इंटरेस्ट ड्रिवन। दोनों के अलग अलग इंटरेस्ट हैं, दोनों के जो संबंध हैं आज के टाइम में नॉर्मल होते जा रहे हैं। डिस्पाइट इट्स विथड्रॉल फ्रॉम द रीजन, वाशिंगटन इज सीकिंग टू री इंगेज साउदर्न एशिया। शुरू में क्या काम किया अमेरिका, एकदम आगे आकर के जो एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ में इंगेज हुआ था, फिर पीछे हट गया, लेकिन आज के टाइम में वो फिर से इंगेज कर रहा है साउदर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ में, पाकिस्तान, साउथ एशिया इन जनरल, इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन एंड परहैप्स इवन तालिबान के साथ में भी यही चीज़ हम देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इंडिया ने, इट अपीयर्स दैट वन ऑफ द लेसन्स न्यू दिल्ली लर्न फ्रॉम स्टैंड ऑफ, चाइना और इंडिया का जो एलएसी के ऊपर झगड़ा हुआ था वहाँ से एक लेसन तो हमने सीख लिया था। तो 2020 की ये बात है, दैट इट वाज परहैप्स ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इंडियाज ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी टू द यूएस। ये हो सकता है कि हम अमेरिका के साथ में जो अपने संबंध बढ़ाते जा रहे थे, उसी के चलते चलते चाइना को गुस्सा आ गया और उसने सीमा पर एक क्लैश कर दिया। तो यहाँ पर क्वेश्चन वाली बात ये है कि क्या हम अमेरिका से अपने संबंध थोड़ा कम करें ताकि चाइना के साथ में हमारा जो रिलेशन है वो बैलेंस बन के चल सके। इसके बाद आगे बात करी जाती है कि देखिए, तो जो चाइना टेस्ट है इंडिया यूएस रिलेशन का, वो क्या सजेस्ट करता है। चाइना की टेस्टिंग हमें करना है, तो जो बीजिंग है वो डोमिनेट करना चाहता है इस एशियन रीजन में। इट इज़ क्लियरली नॉट इन इट्स इंटरेस्ट टू सी एन अमेरिकन री इंगेजमेंट ऑफ द रीजन और ग्रोइंग इंडिया यूएस प्रॉक्सिमिटी। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपने पैर पसारते जाए, इसके साथ साथ में जो इंडिया यूएस के रिलेशनशिप हैं वो बढ़ते जाएं, चाइना ऐसा कभी भी नहीं चाहता है। तो जो बीजिंग की जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है इंडिया और यूएस की स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट। ए चाइना टेस्ट वुड सजेस्ट दैट न्यू दिल्ली शुड नॉट गिव इनटू ए शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन। तो इंडिया को नहीं देना चाहिए एक शॉर्ट टर्म का टेम्पटेशन ऑफ नॉट बीइंग ऑन द रॉन्ग साइड, मतलब हमें रॉन्ग साइड में थोड़ा सा भी कोई जगह नहीं छोड़ना है चाइना के लिए, जिससे लॉन्ग टर्म का इम्प्लीकेशन चाइना कर सके। दूसरी नंबर की बात यह है, पाकिस्तान के रिलेशन से क्या हम चाइना से अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। देखिए, यदि पाकिस्तान के साथ में ही हम लगे रहेंगे तो चाइना को ये लगेगा कि देखो इंडिया एकदम कमज़ोर पड़ गया है, इंडिया पाकिस्तान में के साथ में लगा हुआ है, अब इंडिया के साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ में भी हमें रिलेशन को यदि ठीक ठाक करते हैं तो चाइना के साथ में हम अच्छी तरह से लड़ पाएंगे, अच्छी तरह से चाइना का सामना कर सकते हैं। तो क्या पाकिस्तान के साथ में शांति बनाने से भारत को चीन से बेहतर तरीके से निपटने में मदद मिलेगी। तो राइटर कहते हैं हाँ, आप ये कल्पना करिए कि चीन के लिए सबसे अच्छी स्थिति ये है कि भारत पूरी तरह से पाकिस्तान के साथ में व्यस्त रहे, जो ये सुनिश्चित करता है कि भारत चीन से बढ़ते खतरे पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, चाइना साउथ एशिया में पारंपरिक भारतीय प्रधानता को कम कर देगा, इतना ज़्यादा डोमिनेंस जो भारत हासिल कर रहा है उसको कम कर सकता है। इसलिए राइटर की तरफ से कहा जा रहा है कि आप जो है पाकिस्तान के साथ रिलेशन को थोड़ा सुधार करिए। इसलिए दक्षिणी एशिया में चीनी शक्ति को हमें संतुलित करना है, ना कि पाकिस्तान की पावर को संतुलन हमें बनाए रखना है। इसलिए भारत का उद्देश्य पाकिस्तान के साथ संघर्षों को शांत करना होना चाहिए ताकि वह चीन पर ध्यान केंद्रित कर सके। इसी तरह भारत को उसी कारण से पाकिस्तान के अमेरिकी जुड़ाव का विरोध करने की आवश्यकता नहीं है।
ये पाकिस्तान को पूरी तरह से चीन के खेमे में जाने से रोकने में मदद करता है। मतलब पाकिस्तान जो एक चाइना के पास में इतना जा रहा है उसको रोकना है, तो पाकिस्तान को किधर भेजो, अमेरिका के साथ उसमें रिलेशन को बढ़ाओ। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर किया जाता है कि यूरोपियन कंट्री और अमेरिका कहता है कि आप जो है यूएस के साथ में क्या बोलते हैं, रशिया के साथ में अपने रिलेशन को इतना ज़्यादा आगे मत बढ़ाइए, उससे तेल मत खरीदो, उससे गैस मत खरीदो, उसके साथ में ट्रेड मत करो। ये सारी बातें वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को बोलती हैं। इसका चाइना के ऊपर क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात है, रशिया के साथ में हमारे इतने पुराने रिलेशन हैं, इसी के चलते चलते तो रशिया की कभी भी इंडिया ने आलोचना नहीं किया था। बस यही कह दिया कि देखो आज का टाइम युद्ध का नहीं चल रहा भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो यदि हम रशिया के साथ में अपने रिलेशन को कम करते हैं तो जाहिर सी बात है चाइना ऑलरेडी से रशिया के साथ में, चाइना और रशिया के रिलेशन बढ़ रहे हैं। इंडिया और यदि पीछे हट गया तो चाइना रशिया के और भी ज़्यादा करीब चले जाएगा। तो नई दिल्ली की जो राजनीतिक संवेदनशीलता है, रशिया इसको समझता है, अपने जो वेस्टर्न भागीदारों से अच्छी तरह से समझता है। अगर भारत रूस से अलग होने का फैसला करेगा, इनमें से कई रास्ते हमारे लिए बंद हो जाएंगे। मतलब जो फ़ायदा पहुंचने वाला है वो चाइना को ही पहुंचेगा। इसलिए हमें ये सोचना है कि रसिया के साथ कैसे रिलेशन बनाना है, पाकिस्तान के कैसे रिलेशन बनाना है, यूएस के साथ कैसे रिलेशन बनाना है। यह एडिटोरियल इसी पर पूरी तरह से आधारित था।